हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 जो कि है गति के नियम, इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। मतलब हम देख रहे हैं कंपैरेटिव एनालिसिस इस पूरे चैप्टर की, जहां पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कैसे कोरिलेट होता है, एंड एक साथ पूरे चैप्टर को रिवाइज करके फिंगर टिप्स पे लाने की। अल्टीमेटली हमने इसके पहले इसके कॉन्सेप्ट वीडियोस के माध्यम से सारे ही टॉपिक्स पढ़ लिए, अब रिवीजन की बारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, हमारे पार्ट 3 को, जहां पर क्या डिस्कस करने वाले भाई। तो इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं उनकी। अल्टीमेटली मैं कहूं तो ये पूरा चैप्टर जो गति के नियम है, ये डिपेंडेंट है किस पे? फोर्सेस पे, बल पे, मतलब गति के होने वाले कॉजेस पे। और इसमें क्या डिस्कस करते हैं तो करेंगे हम इसमें पुली वाली क्वेश्चंस को, कनेक्टिंग मासेस को, कि दो मासेस कनेक्टेड है तो क्या होगा, पुली वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसमें हम स्लैंट हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, उस पे कैसे फोर्सेस काम करेगा, टेंशन की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, आइए चलिए तो हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं फटाफट कनेक्टिंग बॉडी से। सी, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी होंगी तो किस तरीके से उनमें फोर्स एक्ट करेगा। क्योंकि एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमको पता है F=ma, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट है, दो मासेस एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। जैसे ये दो मासेस A और B एक दूसरे से कनेक्टेड है, संपर्क में रखी गई है, और मैंने फोर्स किस पे लगाया? A पर। तो क्या होगा इसमें, इसके डिस्कशन हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, सबसे फर्स्ट ही हमारे पास जो टॉपिक है अल्टीमेटली डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दोनों के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो किस तरीके से बिहेव करेंगे। आइए, तो सबसे फर्स्ट यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि दो वस्तुओं का एक निकाय है, मतलब A और B। ये एक ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मेरा A, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है यहां पर मेरे पास B। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में रखे गए, एक दूसरे से टच में रखे गए, और जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच में रखे गए होंगे, क्या हो रहा होगा कि मैंने अगर यहां पे कोई बल लगा दिया, मैंने यहां पर कोई बल लगाया, ठीक, तो क्या करेंगे भाई इस बल के लिए? तो देखिए यहां पे एक F अमाउंट का मैंने लगा दिया है फोर्स। ये F अमाउंट का फोर्स क्या करेगा? तो ये ऑब्जेक्ट A अप्लाई करेगा किसके ऊपर? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं इसको स्मॉल f से लिखता हूं कि M2 के ऊपर अप्लाई, और M2 क्या करेगा भाई? तो ये भी इसके ऊपर बराबर अमाउंट का फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स के तृतीय नियम के अनुसार। पहला वस्तु दूसरे पे जितने का बल लगाएगा, दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही बल लगाएगा। अच्छा, अगर ये बात है तो हम ऐसी बात कर लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है इस केस में, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट होता था m मास का, मैंने इसके ऊपर F अमाउंट का फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट A एक्सीलरेशन से इधर चलने शुरू हो गया, तो मैंने कहा था कि ये F नॉर्मली हो जाता है ma। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, मैं पहले ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा हूं लेकिन दूसरा टच में है, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स इंपार्ट कर रहा है, वो कितना, इसी के लिए हम पूरी बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए m1 द्रव्यमान पर F बल लगाया जाता है, पहले वाले ऑब्जेक्ट पर F फोर्स लगाया। अगर मैं इसकी FBD की बात करूं, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से हमें क्या हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सबके बारे में पता चल जाता है। एक इक्वेशन, एक समीकरण लिखते हैं और हम उसको सॉल्व करके प्राप्त कर लेते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है। अच्छा, तो देखिए ऊर्ध्वाधर बल के कारण कोई गति नहीं होती, इसलिए चित्र में नहीं दिखा। मतलब क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट, एक पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इधर में दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऊपर की तरफ रिएक्शन और नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा हमेशा, इसमें कोई सवाल नहीं है, ये होगा ही होगा। अगर ये स्थिर अवस्था में रखा गया है तो नीचे mg एक्ट करेगी ही करेगी, लेकिन इसके कारण कोई गति नहीं हो रहा, इसलिए इस डायग्राम में हम पुटअप नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, तो इसमें क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन कितना होगा, इसमें उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। तो त्वरण कहते हैं भैया बल बटा में कुल द्रव्यमान, कितना बल अप्लाई कर रहे हैं? F अमाउंट,
और द्रव्यमान कितना है, 2 द्रव्यमान है, m1 प्लस m2। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से बात करते हैं बल कितना अप्लाई करेगा। तो बल बराबर तो हमने यही कहा था ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब मैं कहता हूं पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये एफ अमाउंट का फोर्स, ये जो एफ अमाउंट का फोर्स, मैं इसकी बात करता हूं। तो ये एफ कितना हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान ले लीजिए कौन सा भाई, m2, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पे जो बल लग रहा है m2 इंटू त्वरण कितना है, तो त्वरण अभी निकला f अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखा। फोर्स कितना अप्लाई होगा, m2 f अपॉन m1 प्लस m2। ये f अपॉन m1 प्लस m2 अल्टीमेटली क्या है, f अपॉन m1 प्लस m2 जो है ये त्वरण है, और ये m2 क्या है, ये मास है। ठीक है, यहां F संपर्क बल कहलाता है, ये जो F है यही है वो संपर्क बल। ये और ये दोनों ही फोर्सेस कैसे रहेंगे, बराबर रहने वाले। ठीक है, दोनों ही फोर्सेस बराबर रहेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है भाई, जब आप इसको राइट हैंड साइड से काम करेंगे, इस पे राइट हैंड साइड का मतलब जब आपने यहां से फोर्स लगाया होगा B पर सबसे पहले, अभी ये साइड से लग रहा है, B साइड से, तो ये फोर्सेस की वैल्यूएशंस बदल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी भाई, ये फोर्सेस की जो वैल्यूएशन है ये वैल्यूएशंस बदल जाएंगी। कैसे, आइए जरा हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं अभी कहता हूं जो वहां पर काम किया गया था उसी के अकॉर्डिंगली दो ऑब्जेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ हमने फिर से ले लिए। एक ये ए है और एक ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट बी हो गया। अभी ए और बी में कुछ चेंजेस लेकर के आ गया मैं, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। मैंने अभी कहा कि फोर्स आप इधर से लगा दो, तो फोर्स आपने इधर से तो लगा दिया, लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ma और मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज mb। अब यहां पर मैं कहता हूं त्वरण, तो त्वरण के लिए अभी जस्ट आपने डिस्कस किया क्या कि भाई त्वरण जो होता है वो हमेशा ही होता है, ठीक है, कुल बल। तो कुल बल यहां पर F काम कर रहा है, F अपॉन त्वरण कितना होता है भाई, अपॉन में ma प्लस mb, कुल बटा बल बटा कुल द्रव्यमान। कुल बल कौन है, F, कुल द्रव्यमान कितना, ma प्लस mb। अच्छा भैया, तो मैं कहता हूं कि जब मैं इसको, जैसे मान लीजिए दो किताबें होती, मैं इस वाले किताब को धक्का दूंगा तो इस वाले किताब पर भी तो बल आएगा ना, कितना आएगा, तो मैंने वही कहा कि ये F अमाउंट ऑफ फोर्स आएगा और इस पर भी F। तो अल्टीमेटली मैं कह लेता हूं ये F कितना हो जाए, तो अभी इसी F को आप लिखेंगे कैसे, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान कितना भाई, तो ma, त्वरण कितना F ma प्लस mb। ठीक है, ma F ma प्लस mb। और जबकि यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब आपने इधर से बल लगाया था तो यही F कितना हो गया, mb F ma प्लस mb। या इसी को 1-2 के फॉर्म में अगर लिखूं, है ना, 1-2, तो क्या लिख लेंगे, F1 F m1 प्लस m2। और यहां पर वही F कितना लिखाएगा भाई, यही F यहां पर कितना लिखाएगा, तो ये हो जाता है m2 F m1 प्लस m2। ये कब की केस है, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहां पर सेकेंड ऑब्जेक्ट, है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तब। ये दोनों में डिफरेंस दिख गया आपको। जब आप इधर से फोर्स लगाएंगे तो m1 F अपॉन m1 प्लस m2, और इधर से लगाएंगे तो m2 F m1 प्लस m2। जिस पर बल लगेगा उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग बॉडीज मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में रखे हो, तो ये बात आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ता हूं मैं इसी तरीके से, मतलब जो अभी स्टेटमेंट मैंने आपको वहां लिख के सिखाया कि भाई F m2 द्रव्यमान पर लगाया जाए तो त्वरण तो समान रहेगा, लेकिन संपर्क बल भिन्न हो जाएगा। ये जो हमें एक्सीलरेशन मिला, ये देखिए एक्सीलरेशन जो मुझे मिला है, ये एक्सीलरेशन तो सेम है, लेकिन फोर्स भिन्न हो गया, फोर्स बदल गया। ठीक है, क्यों बदल रहा है, क्योंकि यहां पर मास कौन आ गया, m1, और अभी जो डिस्कस कर रहे थे F में, तो F में क्या आ रहा था, m2, मतलब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट है और तीनों संपर्क में, 3 ऑब्जेक्ट m1 m2 m3 संपर्क में है, ऑब्जेक्ट A B C इनका नाम है, तो इसमें भी मुझे सेम काम करना है। मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई, मुझे बनाना पड़ेगा FBD, फ्री बॉडी डायग्राम।
और उसके जरिए हम बाकी की बातें कर सकेंगे कि भाई अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इस पे चल क्या रहा है यहां पे। ठीक है, तो मैं अगर इसके लिए एफबीडी बनाऊं तो देखिए सबसे पहले वाले ऑब्जेक्ट की एफबीडी मैं सबको सिखाता हूं। ये 3 ऑब्जेक्ट इधर ही बना लिया जाए। देखिए ऑब्जेक्ट्स 3 हैं। पहला, यह है दूसरा, और एक ऑब्जेक्ट। चलो भैया, ये रहा हमारा तीसरा। ये 3 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तीनों की नेमिंग्स, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। मासेस अगर मैं तीनों की कंसीडर करना चाहूं तो तीनों के मासेस कितनी कंसीडरेबल है भाई, तो ये मुझे कंसीडर्ड है, ये है मेरा M1, ये है मेरा M2, ये है मेरा M3। 3 मासेस आ गए। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और समझ में आ रही है क्या, तो अगर मैं जब इनके एफबीडी बनाने शुरू करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि भाई अगर मैंने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया, किधर से भाई, पहले पे, मतलब यहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, जो फोर्स अप्लाई किया है वो ये रहा, एफ अमाउंट का फोर्स यहां अप्लाई कर दिया। अच्छा, जब एफ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया तो इस जगह पर से ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, ये यहां पर, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, यहां पे मैं कह लेता हूं F1 और इसको मैं कह देता हूं ये F2। पहला वाला ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ फोर्स दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफर करेगा। इस संदर्भ में मैं बनाना चाह रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या कहते हैं भैया इसको, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए FBD बनाते हैं। चलिए, ये रहा पहला वाला ऑब्जेक्ट और इसके लिए बनाते हैं हम FBD ए। इसके ऊपर जो फोर्सेस जिस जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो सब आप मार्क कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इसके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है, मेन F फोर्स इसके ऊपर यहां से लगाया जा रहा है, ये हो गई हमारी F फोर्स। इसके अलावा ये एक फोर्स इसको क्या कर रहा है भाई, तो एक फोर्स इसके ऊपर इधर साइड से लग रहा है। ठीक है, नेमिंग करके देखें तो ये F फोर्स है जो हमने लगाया, ये इसके ऊपर F1 फोर्स है जो क्या कर रहा है भाई, दूसरा वाला जो इधर ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा। ऑब्जेक्ट A है, मास अपने को पता ही है MA है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसकी FBD बनाने के लिए, तो मैं इसकी अगर FBD बना रहा हूं, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट जो भी फोर्सेस को इंपार्ट कर रहा है वो A एक्सीलरेशन से इधर की तरफ चल रही है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा, देखिए ये अल्टीमेटली मैं इसकी बात कर रहा हूं कि भाई F फोर्स इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया, जिसमें से F1 फोर्स इसकी क्या हो गई, रिवर्ट बैक हो गई, और फाइनली ये ऑब्जेक्ट जो चला वो कितने से चला, MA से चला, राइट हैंड साइड पे। हो गया, पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले कुल बल की गणना हमने कर ली। क्या, तो हमने कहा ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई इसको F1 फोर्स से रोक रहा है, मैंने इसके ऊपर F फोर्स लगाया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इधर ही की तरफ चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये मेरे को कोई इधर से रोक रहा है, मैं इधर ही बढ़ाया जा रहा हूं। ये है, इसको क्या कर रहा है भाई, ये मेरे को इधर से रोक रहा है, लेकिन मैं इसको इधर ही बढ़ाए चले जा रहा हूं। तो कितने से बढ़ाया जा रहा हूं, MA से। तो ये MA क्या मान कितना होगा, तो मैंने कहा F फोर्स लगाया, F1 मुझे रोक दिया, रुकने के बाद जो बचा उसी के कारण ये आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ यही तो कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा उसी बल की दिशा में होता है। तो ये तो हो गया समानुपाती और ये उसी दिशा में हो गया। समानुपाती मतलब क्या, मैंने ये बल लगाया, इतना मेरे को अवरोध मिल गया, ये आगे की तरफ मूव हो गया। अब ऐसे बढ़ते हैं दूसरे पे, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट बी। चलिए, बी ऑब्जेक्ट, इसमें क्या क्या है भाई, तो इसमें मुझे पता है ये MB है ना, ऑब्जेक्ट का नाम जो है ये B है, मास MB है। इस पे लगने वाले अगर मैं फोर्सेस की गणना करना चाहूं तो इस पे कौन सा फोर्स लगा, देखिए B पर ये F1 फोर्स आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। B पर ये F1 फोर्स आ रहा है, F1 F1 F1, तो B पर एक F1 फोर्स तो लग रहा है, ये हो गया इसका F1 फोर्स। ठीक है,
और इसके ऊपर एक इधर से इसको अपोज भी कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है भाई? तो नेमिंग लिखता हूं मैं, जरा देखिए। ये इसके ऊपर F1 फोर्स इधर से लग रहा है और इधर से इसको F2 फोर्स रोक रहा है। तो अल्टीमेटली जब इसके लिए FBD लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? तो आप इसके लिए FBD में लिखेंगे कि F1 माइनस F1 और ये F2 माइनस F2 इज इक्वल्स टू कौन सा भाई? तो ये M2 है। ये अल्टीमेटली कौन है? M2 है। ये हमारा M2A, ठीक है। और इसको M1 लिया था तो इसको भी M1 लिखता हूं, है ना। चलिए ये M1 था, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ये M1 था, ये मेरा M2 था। अभी ठीक है, ठीक। F1 माइनस F2 इक्वल्स टू M2 है। अच्छा, ये किसके लिए मिल गया? ये मेरे सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए। अब थर्ड पे बढ़ते हैं। तो थर्ड पे मुझे क्या दिख रहा है भाई? तो थर्ड ऑब्जेक्ट में मुझे दिख रहा है ये रहा मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट CM3। और इस पे लगने वाले, जब मैं फोर्सेस की बात करता हूं तो एक फोर्स तो ये लग रहा है इसके ऊपर और एक फोर्स इधर साइड से लग रहा होगा। क्या लग रहा है? क्या इधर साइड से? तो नहीं, इधर साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो इधर साइड से ये गायब कर दिया। क्यों भैया? क्योंकि ये आखिरी है, अब इसको किसी को फोर्स ट्रांसफर नहीं करना। तो मतलब इसके ऊपर तो ये F2 फोर्स लग रहा है, लेकिन इधर से अभी कोई फोर्सेस नहीं दिख रहा। तो मतलब इसके ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा M3 टाइम्स ऑफ A। अब बारी आती है A कितना होगा? तो A बराबर क्या होता है भाई? तो लगाया गया बल बटा में कुल द्रव्यमान, कौन? M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। मतलब ये हो जाता है तीनों पे एक्सीलरेशन। तो ये तीनों की जगह पे अगर आप चाहें तो ये एक्सीलरेशन रख सकते हैं क्या? F माइनस F1 इज इक्वल्स टू M F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मेरे को अभी समझ में जो आया वो क्या आ गया भाई कि यहां पर, अच्छा इसको 1 2 तो लिख ही लूं, है ना, ठीक है। अभी यहां पे समझ में आ गया ये। इसी तरीके से मैं इसको लिखता हूं F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2 टाइम्स ऑफ A। A लिखिए तो आपको क्या मिलेगा? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ही F2 की बात यहां पर करेंगे तो M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। पूरे फोर्सेस मिल गए। FBD बनाने से यही फायदा होता है कि सब पे लगने वाले बल के मान को हम कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। ये रहा एक्सेलरेशन, ये F1 और ये F2, ठीक है। चलिए, यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई है तीन कनेक्टिंग बॉडीज की, तो कल को हो सकता है 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। अगर कल को 4 हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे आप? सिंपली लगाया गया बल बटा में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा जितने भी हो, ठीक है। और आपने जो बल लगाया जिसके ऊपर लगाया इनटू एक्सेलरेशन, सेकंड के ऊपर लगाया तो सेकंड इनटू एक्सेलरेशन, थर्ड के ऊपर लगाया तो थर्ड इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट के ऊपर लगाया तो फर्स्ट इनटू एक्सेलरेशन। बस आपको देखना है रिपल्शन, जो मतलब इसको वापस से यहां से प्रतिक्रिया बल मिल रहा है उसका क्या करना है, ठीक है। वे जैसे यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था, आगे आएगा तो 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसा चलता रहेगा। तो मतलब एक सीरीज में इसको आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कि भाई F1 जो है वो M1 व M2 के बीच का स्पर्श बल था, F2 जो था वो M2 और M3 के बीच का स्पर्श बल था। जबकि F द्रव्यमान C पर आरोपित होता है तो स्पर्श बल भिन्न हो जाता। यदि मतलब इसको क्या कर दूं मैं, ये अगर पलट दूं, अगर मैंने क्या कहा इधर साइड से फोर्स लगा दूं तो ये सब मान चेंज हो जाएगा। एक्सीलरेशन सेम रहेगा, एक्सीलरेशन सेम रहेगा, लेकिन बाकी के मान बदल जाएंगे। ऑब्वियसली समझिए ना, आपने 3 किताबें ऐसी रखी है, छोटे वाले किताब पे बल लगा के उसको ले जा रहे हैं वो अलग बात होगी, और बड़े वाले किताब पे बल लगा के 3 छोटे किताबों को चला रहे हैं वो अलग बात हो जाएगी, ठीक। अब हम बात करते हैं जरा फ्री बॉडी डायग्राम में, जब दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो किससे, एक डोरी से। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसे थे, संपर्क में रखे हुए थे। अब मैं कह रहा हूं संपर्क में नहीं, कैसे है भाई, टच में तो है लेकिन एक डोरी से, एक रस्सी की सहायता से कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे ऐसी केस में, क्या हो जाएगा? तो डोरी के केस में एक बहुत अच्छी सी बात आपको समझनी होती है, वो ये, एक बात समझिएगा, एक कंडीशन बताता हूं। ये 2 मासेस है ना,
और एक ऐसी डोरी से कनेक्टेड है। ये डोरी कैसी लूज पड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं इसको। अच्छा, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा ये डोरी क्या होती जाएगी, ये डोरी ऐसे तन्य होती जाएगी। और अच्छा, इसको थोड़ा दूर तो ले चले, ये डोरी थोड़ी सी क्या हो गई, ऐसे तन्य हो गई, और ऑब्जेक्ट ये देखिए थोड़ा सा दूर आ गया, और ऑब्जेक्ट को और दूर कीजिए तो डोरी पता लगेगी बिल्कुल सीधी हो गई, और ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। तो इस केस में क्या समझ में, जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा ये डोरी धीरे धीरे तन्य होती जाएगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये डोरी इतनी तन्य हो जाए कि ये अगर आगे की तरफ बढ़ेगी तो इस वाले ऑब्जेक्ट को भी ये आगे की तरफ खींचना शुरू कर देगी। तो कैसे खींचेगी, इसको क्या कहेंगे, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया था इसके ऊपर टेंशन लगना शुरू हो गया था, टेंशन। लेकिन ये दो कंडीशन में, ऊपर की दो कंडीशन में, ये टेंशन इसके ऊपर इंपार्ट नहीं हो रहा, इसको कोई लेना देना नहीं था, डोरी ढीली थी, बी वाले ऑब्जेक्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहां से, ये आखिरी केस के बाद से, यहां से ये टेंशन जो है, टेंशन मतलब क्या है भी, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डोरी की तन्यता को बात कर रहे हैं, तनाव को कह रहे हैं टेंशन, ठीक है ना, तन्य हो गई डोरी, स्ट्रेच हो गई, खींचेगी ना डोरी। तो जब ये टेंशन लगा तो ये अल्टीमेटली इसी टेंशन फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ अब बढ़ना शुरू होगा, या फिर ये एक बल का अनुभव करेगा, और वो बल क्या होगा, इसी तनाव के बराबर, इसी टेंशन के बराबर। ठीक है, अभी ये बात समझ में आ जाएगी। क्या समझ गए कि भाई देखिए कंडीशन कि दो वस्तुओं के लिए, वस्तु ए जिसका द्रव्यमान m1 है पर खिंचाव बल F है, m1 को F बल से खींच रहे हैं, वस्तु A का B पर खिंचाव से A व B के बीच जुड़ी डोरी में तनाव T उत्पन्न होता है तथा संपूर्ण डोरी में तनाव T ही रहता है। एक और चीज समझिए, ये जो डोरी है ना, ये जो रस्सी, इसको मानते हैं कि इसका जो द्रव्यमान है वो नेग्लिजिबल है। कैसा, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब क्या भाई, नगण्य। मैं ये कह रहा हूं भैया, इसका मतलब बहुत आसान है कि आपने देखा होगा ना, जब गाड़ियां खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, एक दूसरी गाड़ी लेकर के आते हैं, उसमें टो करके ले जाते हैं, ठीक है, तो मतलब उसको कनेक्ट करके और ले जाते हैं। अब कनेक्शन के समय क्या होता है, जब कनेक्ट कर रहे होंगे दोनों गाड़ियों को तो रस्सी बिल्कुल ऐसी ढीली होती है, लेकिन जैसे ही आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ती है रस्सी बिल्कुल टाइट हो जाती है, और रस्सी को देखा कितना तनाव, कितना टेंशन होता है उसके ऊपर। अगर मान लीजिए रस्सी कमजोर पड़ जाती है, उसको नहीं खींच पाती, तो रस्सी बीच से टूट जाती है। तो वो टूटती क्यों है, फोर्सेस के कारण ही ना। तो मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर इसने, ये ऑब्जेक्ट पहले ने एक तनाव उत्पन्न किया, किस पे, डोरी पे, और इसी तनाव के कारण ये m2 आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि यह बताता है कि B पर खिंचाव बल T तथा A पर प्रतिक्रिया खिंचाव बल भी T है। जो पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ये मेरा m1 का ये जो पहला ऑब्जेक्ट है, ये m2 का ये जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पहले ऑब्जेक्ट का जो इसके ऊपर खिंचाव है वो प्रतिक्रिया बल है T, और इसी के कारण, इस T के कारण ये खींच रहा है। अब चलिए इसमें एक काम करते हैं, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आपको क्या करना होता है इस चैप्टर के अंदर, जहां कहीं भी इस तरीके की बातें आती है, पहला काम है आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, एफबीडी बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम आपको मदद करता रहता है हमेशा किसमें भाई, इक्वेशंस लिखने में। इक्वेशन क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये टी कितना होगा, ये टेंशन कितना होगा। आइए, तो मैं दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एफबीडी के बात करना चाह रहा हूं। जब मैं पहले ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, ठीक है, मतलब मैं ए की बात करता हूं, तो ये देखिए ये रहा ए। इस ए के ऊपर क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, इस डायग्राम को प्लॉट कर देता हूं। एफ अमाउंट का फोर्स था, ये मेरा था m1, ये मेरा था m2, ये ऑब्जेक्ट है मेरा ए ऑब्जेक्ट है b, इसके ऊपर टेंशन और इसके ऊपर भी लग रहा था टेंशन। अब इस पहले के ऊपर तो ये सब कुछ भूल जाइए, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखिए, इतना सा, इसमें क्या क्या आपको बातें दिख रही। तो इसमें मुझे एक चीज तो हमेशा ही दिखती है, कौन, ये मैंने पहले ही बोला कि इसको तो पहली फुर्सत में लिख दीजिए क्या, कि भाई पहले ऑब्जेक्ट की टुकड़े करने की बात करूं तो ये पहले ऑब्जेक्ट की यहीं पे टुकड़ा कर देता हूं। नीचे होता है m1g, मतलब क्या है, इसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रही है, इसका भार नीचे लग रहा है, और ऊपर की तरफ इसका रिएक्शन होता है। ये तो बात हो गई, मतलब r बराबर क्या लिखूंगा, m1g, ये फिक्स है, ये होगा ही। जैसे ही कोई द्रव्यमान देखेंगे, ये काम तो आप पहली फुर्सत में करेंगे इसमें। अब क्या करेंगे,
तो अब मैं ये कहता हूं कि ये जो है F अमाउंट का फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है और जिसके कारण इधर में क्या उत्पन्न हो रही है, टेंशन। और अगर मैं ऐसे ही बात कर लूं कि ये पूरा ही ऑब्जेक्ट ए त्वरण से आगे की तरफ बढ़ भी रहा है, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है ए त्वरण से, तो मैं अब क्या कह लूंगा सिंपली कि ये जो है मेरा F आगे की तरफ लग रहा है, टेंशन मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है, और जो कुछ भी बचा होगा उसके कारण ये M1A आगे की तरफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगा। ये पहले वस्तु में जो त्वरण हो रहा है, इस पहले वस्तु में जो त्वरण हो रहा है वो हो रहा है ए का, तो कितना M1A बेसिकली कितना होगा, लगाए गए बल माइनस जो इसमें खिंचाव था उसको माइनस कर दिया इसके कारण, मतलब जो परिणामी बल होगा वही तो त्वरण कॉज कराएगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आते हैं, बी पर। बी के लिए अगर आप एफबीडी बनाते हैं तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंशन है जो इधर की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ इसमें M2G है और ऊपर की तरफ इसका रिएक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट भी उसी ए त्वरण, देखिए जब दो बॉडीज कनेक्टेड है तो पहले का जितना त्वरण होगा दूसरे का भी तो त्वरण उतना ही होगा ना। एक्सीलरेशन में दोनों के अंतर नहीं आ सकता, ट्रैक्टर है और ट्रॉली है, अब ट्रैक्टर जितने का त्वरण करेगी ट्रॉली भी तो उतने का ही त्वरण करेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है, ट्रैक्टर था या ट्रॉली थी, तो अल्टीमेटली यहां पे भी आप क्या काम करते हैं भाई, R इक्वल्स टू M2G तो लिखिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चाहे तो आप इसको R1 इसको R2 कर दीजिए, है ना, ये गुरुत्वाकर्षण वाली बात है, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। अब बात किसकी करनी है भाई, अब बात करनी है कि इसमें लग रहा है टेंशन आगे की तरफ, और उसी टेंशन के कारण ये आगे बढ़ रही है। इस ऑब्जेक्ट के आगे बढ़ने के पीछे इस फोर्स को मैं कहूं है तो इसी फोर्स के कारण ये टेंशन, लेकिन मेरे फॉर्मुलेशन में कहीं नहीं आएगा क्योंकि मुझे इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है। कब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब इससे कि कितने का टेंशन मेरे को भेज रहा है, मतलब कितने का उस डोरी में खिंचाव है। इससे क्या समझते हैं आप, तो इससे ऐसा समझिए कि मान लेता हूं मैं कि ये ट्रैक्टर थी और ट्रॉली, ट्रैक्टर खूब मजबूत है, खूब बहुत ज्यादा मजबूत है, ट्रैक्टर के पास बहुत ज्यादा फोर्स अवेलेबल है, लेकिन जुड़ा है एक बहुत पतली रस्सी से ट्रॉली के साथ, तो क्या होगा, क्या ट्रॉली को खींच लेगा वो? ऑब्वियसली नॉट। ट्रॉली को किस चीज से मतलब है, मुझे इस ट्रैक्टर से नहीं, मुझे मतलब इस पे कितना टेंशन उत्पन्न कर पा रहा हूं, टेंशन जितना उत्पन्न होगा उसके अकॉर्डिंगली ये चलेगा, इसलिए T इक्वल्स टू M2 है। और एसिलरेशन का तो फॉर्म हमने बात पहले ही करी है कि लगाया गया बल कितना है, F अपॉन में कुल द्रव्यमान कितना, M1 प्लस M2, हो गई बात खत्म। समझ में आ गया होगा। ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये रहा पहला ऑब्जेक्ट, और ये रहा मेरा एसिलरेशन। F इज इक्वल्स A इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये कैसे रहे, ये दो ऑब्जेक्ट्स जब रखे होंगे एक सरफेस पर और उनको खींचा जा रहा होगा तब ये इक्वेशंस बनती है। और इससे फायदा क्या होना है, आप यहां से टेंशन को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। इस T की वैल्यू यहां रख दीजिए, देखिए F माइनस T इज इक्वल्स टू M1A, तो इस T की वैल्यू रख देता हूं M2A, F माइनस M2A इज इक्वल्स टू M1A, F बराबर M1A प्लस M2A, F बराबर फाइनली मुझे क्या मिल गया, आप देखिए A को कॉमन कर दीजिए, M1 प्लस M2, और यही मिलना चाहिए। फोर्स बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण, कितना द्रव्यमान, M1 प्लस M2 दोनों ऑब्जेक्ट्स का, और त्वरण A। अगर इसको आप देखेंगे तो ये यही चीज है, और इतना ही आना भी चाहिए था, तो मतलब ये समीकरण सत्य है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। जब तीन वस्तुएं कनेक्टेड हो, मतलब M1, M2, M3, तीन ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे, तीन ऑब्जेक्ट्स जब कनेक्टेड होंगे तब क्या काम करेंगे, और इस बार फिर से M3 के ऊपर लग रहा है फोर्स, जो बाहर की तरफ दिख रहा है M3, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स। तो होगा क्या, जरा एक एक करके सबके फ्री बॉडी डायग्राम्स हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इनके अगर फ्री बॉडी डायग्राम्स हम प्लॉट करेंगे तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि M3 लगा रहा है एक टेंशन T2 M2 पे, M2 लगा रहा है एक टेंशन किस पे, M1 पे, और वो कितना हो रहा है T1। तो इसके कारण चलिए आइए एक बार हम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, A से, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से A से स्टार्ट। A पर अगर मैं आता हूं तो देखिए मैं डायरेक्टली यहां पर आपको शो करते चलूं, ये रहा A, इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो कितना है भाई, T1, इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो T2, और F फोर्स यहां से लग रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरा ही ऑब्जेक्ट जो है वो A एक्सीलरेशन से आगे की तरफ जा रही है। ये अल्टीमेटली आप कह सकते हैं वो ट्रेन का इंजन है,
और ये बाकी दो डब्बे हैं, है ना। तो लास्ट वाले पे क्या हो रहा है, सिर्फ इस ए को देखिए, इस ए को देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको mg दिख जाएगा, बेसिकली m1g, ऊपर की तरफ रिएक्शन दिख जाएगा और इधर की तरफ क्या, टेंशन। ठीक है, तो बस यही तीन फोर्सेस ना, ये देखिए, ये ऊपर रिएक्शन, नीचे वेट और आगे की तरफ टेंशन, मतलब R इक्वल्स टू m1g और T1 इक्वल्स टू m1a। ठीक है, एसिलरेशन, टोटल एसिलरेशन कितना होगा, तो ये तो कंबाइनली सबके लिए समझ लीजिए कि लगाया गया कुल बल बटा में कुल द्रव्यमान, m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, अब इसी प्रकार से मैं बढ़ता हूं किस पे, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे, ये आइए बी पर। मैं इसको अलग से भी एक बार ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर होती चली जाए। ये m2 पे T2 इधर लग रहा है और T1 इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, पहली बात। ये इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये रिएक्शन और M2G में इसमें तो कोई समस्या नहीं है, तो नॉर्मल सी बात। लेकिन मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट इधर ही की तरफ चल रहा है, मतलब ये T2 बड़ा होगा। जब ये ऑब्जेक्ट इधर चल रही है तो T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा, इसलिए क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2A। क्यों लिखा, क्योंकि ए एक्सीलरेशन इधर ही हो रहा है। मैंने क्या कहा था भाई, न्यूटन के द्वितीय नियम ने यही तो कहा कि लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा तथा उसी के डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है। तो मतलब इसी डायरेक्शन में बल लग रहा है, त्वरण इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब T2 बड़ा है, T1 छोटा है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर काम कर लूं कि T1 की वैल्यू उठा करके रख लूं, मतलब T2 इक्वल्स टू लिख देता हूं M2A प्लस T1, और T1 की वैल्यू यहां से ले आइए M1A, तो T2 इक्वल्स टू क्या आ गया, M2A प्लस M1A। अल्टीमेटली T2 कितना निकला भाई, तो M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। T2 कितना निकला, M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। आसान लग रहा है ना, बहुत आसान है, आपको देखने में लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या तो भी होगा कुछ, बहुत आसान है। ठीक है, और ये करवा क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट आप सॉल्व करें, बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं रहेगी इसलिए। और ये याद रखने के लिए भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसानी से याद होगा भी। मैं अभी रिलेट करा रहा हूं आपको, बहुत जल्दी रिलेट। चलिए आता हूं मैं सी पर। अब सी पर क्या हो रहा है कि इधर साइड में तो इसने जो एफ फोर्स लगाया था वो लग रही है, पीछे की तरफ इस पे जो लग रहा है वो लग रहा है भैया टेंशन T2, नीचे की तरफ जो लगेगा वो लगेगा M3G, और ऊपर की तरफ जो लगेगा वो लगेगा रिएक्शन, इधर की तरफ हो रहा है एक्सेलरेशन। सीधा सिंपल से कहानी कि भैया R3 जो है ये तो M3G है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन इस पे जो फोर्सेस है, ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में चल रहा है तो F बड़ा होगा और T2 इससे कम होगा। ये दाहिने ही चल रहा है, A एक्सेलरेशन ने डायरेक्शन बताई है, तो F बड़ा है और T2 छोटा है, तो F माइनस T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, तो हो जाएगा M3A। ये ऑब्जेक्ट कौन है, M3, तो M3A। कैसे लिख रहे थे, तो F इक्वल्स टू लिखूंगा M3A प्लस T2। अब T2 की वैल्यू क्या है भाई, तो T2 निकाला M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A, तो T2 की जगह पर रख दीजिए M3A M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ A। A अगर सब में से कॉमन कर दूं तो क्या मिलेगा, M3, या डायरेक्ट लिखता हूं, अरेंज करके लिख देता हूं, M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स ऑफ A, दैट इज इक्वल्स टू F। F इक्वल्स टू MA। MA मतलब क्या भाई, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 M2 प्लस M3 इंटू A। अभी समझ में आया। जैसे ही एक स्टेप पीछे खिसकेंगे तो M3 को उड़ा दीजिए, इसमें से M3 उड़ा दीजिए, क्या हो गया, तो M1 प्लस M2 इंटू A। एक स्टेप और पीछे चले, तीसरे वाले डब्बे पे पहुंच गए, तो क्या करेंगे भाई, एक M को और गायब कर दीजिए, M2 को, इसमें से M2 हटा दीजिए, क्या मिलेगा, M1 टाइम्स ऑफ A। नहीं लगा क्या आसान था, आसान। ठीक है, और एक्सेलरेशन अगर यहां से भी करेंगे तो देखिए एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, F अपॉन ये M1 M2 M3 नीचे, तो आसान है। ठीक, तीन ऑब्जेक्ट्स अगर कनेक्टेड है एक डोरी के साथ में, है ना, तो इन डोरियों पे लगने वाले टेंशन के अकॉर्डिंगली हमने इन पूरे फोर्सेस को रिजॉल्व किया और इसके आंसर्स लिखे। अगेन मैं बात करूं तो अगर यही फोर्स यहां से लग रहा होता तो ये टेंशन की वैल्यूज बदल जाती। ठीक है, और कैसे बदलती, इसी के लिए मैंने क्या करा, एक इधर फोर्स लगाया और इसके पिछले वाले में हमने जब बात किया, ठीक है, तो इसमें इस पर फोर्स लगा था। ठीक है, तो मतलब ये चेंजेस हो सकते हैं। अब आते हैं चिकने आनत तल पे, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब एक चिकना तल है और कैसा रखा, तिरछा रखा है। कितने डिग्री के कोण पे, तो मैं कह रहा हूं थीटा डिग्री के कोण पे इसको तिरछा रख दिया है एक ऑब्जेक्ट को। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट,
अब इसमें क्या हो रहा है भाई, तो नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए मैं इसको पूरा रिजॉल्व कर देता हूं इसको। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, मैं यहां पर एक अलग से बना रहा हूं, फिर अपन मैच कर लेंगे। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम तो मैं कहता हूं कि भैया इसके ऊपर mg नीचे की तरफ काम करता है, ये हो गया। और क्या होता है, तो ये इस सतह के परपेंडिकुलर क्या लगाएगा, रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स हमेशा सतह के परपेंडिकुलर होता है, सतह के लंबवत। तो सतह ये थी तो इसके लंबवत ये हो गया। अच्छा, तो ये अगर लंबवत हुआ तो इस रिएक्शन का, ठीक है ना, ये mg जो बना रहा है फोर्स, एक काम करता हूं मैं, ये आपको शो कर देता हूं, ये थीटा कोण पे है। तो mg जब लग रहा है नीचे की तरफ, यानी mg अपने हॉरिजॉन्टल, अपने क्षैतिज कंपोनेंट और अपने ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट में टूट जाएगा। इसका ये जो क्षैतिज कंपोनेंट है ये है मेरा mg cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये है मेरा mg sin थीटा। और ये बात अपने को पता है, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये mg sin थीटा, mg cos थीटा। अब ये डायग्राम दिखने लग गया आपको। अब इसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम बात करना चाह रहे हैं क्या भाई, तो देखिए, वस्तु चिकने नत्तल जो कि क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है पर रखी गई है। वस्तु पर कार्यकारी निम्नलिखित बल है। कौन कौन से बल है, तो वस्तु का भार, ठीक है, mg नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, वस्तु का भार जो है mg नीचे की ओर लग रहा है। प्रतिक्रिया बल r तल के लंबवत ऊपर की ओर, वस्तु के भार mg के लंबवत घटक mg cos थीटा तथा mg sin थीटा, है ना। ये रिएक्शन इधर लग गया है, ये mg cos थीटा हो चुका है, mg sin थीटा और ये mg। अब इसके लिए लिखना शुरू करेंगे हम इक्वेशंस। तो क्या लिखेंगे, देखिए, r जो बराबर होगा वो किसके होगा, mg cos थीटा के। ये r किसके बराबर है, mg cos थीटा के। रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। अच्छा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे की तरफ गति कर रहा है a एक्सीलरेशन से, तो मैं कह सकता हूं क्या कि mg sin थीटा जो होगा वो बराबर होगा किसकी, ma के, मास इंटू एक्सीलरेशन। m से m कैंसिल भी हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू मिल जाएगा g sin थीटा। मतलब ये ऑब्जेक्ट कितने से त्वरित होगा, g sin थीटा से। ऑब्जेक्ट कितने से, g sin थीटा से। और मुझे r इक्वल्स टू mg cos थीटा पता ही है, रिएक्शन फोर्स, ठीक। ये दो इक्वेशन मिल गए आपके सामने, a इक्वल्स टू g sin थीटा और दूसरा r इक्वल्स टू mg cos थीटा। अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूं तो क्या कर सकता हूं भाई, कि यही परिणाम प्रतिक्रिया बल को लंबवत घटकों में वियोजित करने पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे r sin थीटा ma cos थीटा के बराबर हो जाएगा, तो mg माइनस और r cos थीटा ma sin थीटा हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे ये भी, तो a इक्वल्स टू g sin थीटा और r इक्वल्स टू mg cos थीटा। मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने इस बेस को, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए, इस r के भी कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। मुझे इक्वेशंस लिखनी थी, हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और अब बात करते हैं पुली वाले क्वेश्चंस को। मतलब ऑब्जेक्ट है, एक मास है और पुली। मास एंड पुली के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और होते आसान है। कैसे आसान होते भाई, अगर आप एफवीडी बनाना शुरू कर देंगे तो आसान है। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये आसान होता है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये आपको एक अरेंजमेंट दिख रहा होगा, क्या है भाई, एक मास m1 और एक मास m2, एक ये पुली आप समझते होंगे, एक फ्री व्हील है। जैसे आपने इसको कहां देखा होगा, जैसे मैं नॉर्मली बात करूं, जो कुओं पे पहले लगे होते थे बाल्टी को खींचने के लिए, उस पर रस्सी चढ़ा दी जाती थी और ऐसा करके खींचते थे, बाल्टी इजीली ऊपर उठ करके आती थी। आखिर क्या बेनिफिट होता है ऐसे पुली बनाने का, ठीक है। तो ये अभी आपको समझ में आ रही है, ये गोल सी चक्री जैसी होती है और इस पे क्या है, ये एक रस्सी इसके ऊपर लटकी हुई है। अब ये जो गोल चक्री है, इसका जो ये फ्लाविल होता है, मतलब जिसके ऊपर ये कसा होता है, वो कैसा है, फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित, उसमें कोई घर्षण नहीं हो रहा। मतलब इस चक्री को घुमाने के लिए अतिरिक्त कोई बल नहीं दे रहा हूं, मेरा कहने का ये मतलब है। तो इस कंडीशन में ये जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है कि भाई हमने एक मास रखा है m2, तो इस पे नीचे की तरफ काम करेगा क्या, m2g। एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा है m1, तो इसके ऊपर भी नीचे की तरफ काम करेगा m1g, ठीक। लेकिन मैं कहता हूं कि ये पूरा ही सिस्टम नीचे की तरफ चल रहा है a एक्सीलरेशन से, ये पूरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल रहा है।
तो जब ये नीचे चलेगा तो इसका टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट पूरा ही ऊपर चल रहा है, तो इसी डोरी से टंगा हुआ है ये ऑब्जेक्ट ए भी, तो ये भी तो ऊपर चलेगा ना। एक डोरी में ऐसे टंगे हुए, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये नीचे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, M1 जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अच्छा, मतलब इसमें टेंशन ऊपर की तरफ। अब FVD दोनों के लिए अलग अलग बना लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट की FVD बनाइए। पहले ऑब्जेक्ट पे M1G नीचे की तरफ कार्यरत है, टेंशन इस पे ऊपर की तरफ कार्यरत है, और एक्सीलरेशन भी इस पे ऊपर ही हो रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा है, ध्यान से समझेंगे, एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा है तो ये टेंशन ज्यादा होगा ना M1G से। भाई ऊपर की तरफ ज्यादा बल लगाया जा रहा है, नीचे की तरफ कम। ये M1G अल्टीमेटली क्या है, ये भी एक तरीके का बल ही तो है। तो T माइनस M1G ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो M1A के बराबर। ऑब्जेक्ट कौन है, M1, तो M1A के बराबर। दूसरे ऑब्जेक्ट पे आते हैं, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, इसको समझिए। इसमें क्या हो रहा है भाई, M2G नीचे की तरफ, और ऑब्जेक्ट भी किधर, नीचे की तरफ, टेंशन किधर, ऊपर की तरफ। फोर्स कौन सा ज्यादा होगा, जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है वही ज्यादा होता है, सीधा याद रखिए। एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा था तो T माइनस M1G किया था, यहां पर एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है तो क्या लिखो, M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A। कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब चाहे तो दोनों को, मतलब एक टेंशन को उठा के दूसरे में पुट कर दीजिए, या फिर दोनों जगहों से टेंशन को सॉल्व कर सकते हैं कि ये डोरी कितनी तनी हुई, इस डोरी पे कितना टेंशन लग रहा है। टेंशन मतलब तनाव, तनाव एक तरीके से क्या है, बल। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार रीड करते हैं कि असमान द्रव्यमान की वस्तुओं को घर्षण रहित घिरनी, ठीक है, ए व बी दो वस्तुओं जिनका द्रव्यमान M1 और M2 है, किसी घिरनी P से गुजरने वाली हल्की डोरी से लटकाए गए। हल्की डोरी कहने का मतलब है कि इस डोरी का द्रव्यमान नगण्य है, इस डोरी के द्रव्यमान को हम कहीं पर भी काउंट नहीं करेंगे। माना M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भारी है और पहला वाला हल्का है। यदि डोरी हल्की तथा समरूप है तो डोरी में तनाव T होगा। A व B पर कार्य करने वाले बलों को चित्र में दिखाया गया है। मान लीजिए कि A त्वरण से वस्तु ऊपर की ओर गति करता है, A त्वरण से वस्तु गति कर रहा है, तो समान त्वरण से नीचे की ओर गति करती है दूसरी वाली ऑब्जेक्ट। तो A के लिए क्या लिखा, T माइनस M1G, और B के लिए क्या लिखा, M2G माइनस T। ये FVD से लिखा हुआ है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। किसके लिए भाई, तो सॉल्व करना है मुझे इन दोनों को A के लिए और T के लिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा इन इक्वेशन को लिख लेता हूं, T माइनस M1G इज इक्वल्स टू क्या था भाई, M1A, और मेरे पास में था M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A। अब दोनों के T को कंपेयर कर दीजिए। इसका T बराबर M1A प्लस M1G, और इसमें से T को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, T उधर चला गया, इसको इधर ले आ दीजिए, M2G माइनस M2A। ठीक है, ये T के लिए सॉल्व कर लिया। ये दोनों T का मान है तो दोनों T का मान बराबर होंगे, समीकरण A समीकरण B। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं समीकरण A तथा B से T का मान दोनों जगह सेम है, मतलब M1A प्लस M1G ये बराबर होगा M2G माइनस M2A के। ठीक है, A चाहिए तो इसको इधर ले आता हूं, M1A प्लस M2A इज इक्वल्स टू M2G माइनस M1G। अगर अगली लाइन में देखेंगे तो यहां पे ऐसे A को कॉमन कर दो, क्या मिलेगा, M1 प्लस M2, और यहां क्या मिलेगा, G को कॉमन कर दीजिए तो M2 माइनस M1। फाइनली अगर अपन A को लिखते हैं तो A इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ G। M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 टाइम्स ऑफ G। ठीक है, ये मिल गया एक्सीलरेशन। ऐसे ही मैं अगर एक्सीलरेशन के लिए दोनों को सॉल्व करता हूं तो मुझे T मिल जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करना चाह रहा हूं किसके लिए, T के लिए। ठीक है, आइए
टी चाहिए तो क्या करेंगे, ए को कंपेयर, और ए चाहिए तो क्या करेंगे, टी को कंपेयर। तो चलिए हटाता हूं मैं इसको। अभी यहां पर कंपेयर कर देते हैं किसको, अभी ए चाहिए तो क्या कर दूं मैं, टी माइनस m1g अपॉन m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, यहां से यही मिलेगा, यहां से निकालिए तो m2g माइनस टी अपॉन m2 इज इक्वल्स टू ए। ये दूसरे समीकरण से, ये दोनों समीकरण को फिर से वही कंसीडर कर लेता हूं, इसको कंसीडर कर लेता हूं सी, इसको कंसीडर कर लेता हूं डी। अब समीकरण सी और डी से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, तो मैं लिख देता हूं समीकरण सी तथा डी से। क्या करेंगे समीकरण सी तथा डी से, तो सी तथा डी में ए की वैल्यू आई है और वो सेम है, कंपेयर कर देते सिंपली। कंपैरिजन पे क्या मिलेगा भाई, कंपैरिजन पे सिंपली लिख दीजिए टी माइनस m1g अपॉन m1 इज इक्वल्स टू m2g माइनस टी अपॉन m2। ठीक है, टेंशन निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा m2t, देखिए m2t माइनस m1 m2g, ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 m2g, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस m1 m2g, ठीक है, माइनस ऑफ m1t। ठीक है, ये इक्वल्स टू ना, है ना, इसके इक्वल। अच्छा अब क्या काम करें भाई, तो अब सिंपल सा काम है कि मुझे करना पड़ेगा टी को एक साइड, चलिए तो टी को इधर ले आता हूं, m2t प्लस इधर आकर के क्या हो गया m1t, ये इसको इधर भेज दीजिए तो m1 m2g प्लस m1 m2g, अल्टीमेटली इसमें से t को कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, ये m1 m2 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन ये m1 प्लस m2 मिलेगा यहां से कॉमन, इसको नीचे भेज देता हूं सीधे, m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, मतलब 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, यहां से m1 m2 को कॉमन किया और नीचे भेज दिया। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या मिल गया भाई, मुझे टेंशन भी मिल गई और मुझे एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो भी मिल गई, यानी ए और टी दोनों ही हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे अब जरा बात करते हैं हम कि यही चीज जो अभी हमने टेंशन देखा, एक फ्री पुली थी जिसमें क्या होता है दोनों तरफ से लटक रहे थे, अभी नहीं, अभी क्या है, ये एक सतह पर है, ये देखिए ये m1 क्या है भाई, एक सतह पर है और इस पे टी टेंशन इधर की तरफ काम कर रहा है, m2 जो है ये नीचे फ्रीली हैंग्ड है तो इसके ऊपर m2g नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और टेंशन टी ऊपर की तरफ, इसके लिए बात करनी है। और अल्टीमेटली मैं कहूं तो ये इधर की तरफ चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, ये नीचे की तरफ चल रहा है ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन से। क्या है कंडीशन, तो कह रहे एक वस्तु m1 द्रव्यमान चित्रानुसार चिकने क्षैतिज टेबल पर रखी। चिकने क्षैतिज टेबल मतलब इस टेबल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, घर्षण बल नहीं लग रहा है, कोई अवरोध नहीं है। ठीक है, इस एक हल्के धागे का एक सिरा बंधा हुआ है, यह धागा घिरनी से होता हुआ गुजरता है तथा इसके दूसरे सिरे पर m2 द्रव्यमान की वस्तु लटक रही है। हमारा उद्देश्य निकाय का त्वरण व धागे में तनाव ज्ञात करना है, इसमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है और ये जो इसमें टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ ये फाइंड आउट करना है। तो दोनों के लिए अगर मैं FBD लिखूं तो क्या होगा FBD, इसके लिए बताइए सबसे पहले m1 के लिए, m1 जो लग रहा है टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, एक्सीलरेशन भी इधर ही हो रहा है, तो टेंशन इज इक्वल टू, तो सिंपली हो जाएगा m1a। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इस पे m2g नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सीलरेशन a भी नीचे की तरफ। अच्छा एक और बात मैं कर लूं तो इसमें देखिए एक इधर की तरफ लग रहा होगा क्या भाई रिएक्शन, और नीचे की तरफ इसमें भी लग रहा होगा m1g, लेकिन इसमें रिएक्शन इक्वल्स टू m1g हो गया, ये दोनों बराबर हो गए तो उनको हमने हटा ही दिया, पिक्चर में ही नहीं है ये दोनों रिएक्शन और इस पे m1g जो नीचे की तरफ लग रहा वो, क्योंकि चिकने क्षैतिज सतह पे रखा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो इस पे टेंशन लग रहा है ऊपर, तो क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नीचे की तरफ चल रहा है तो m2g ज्यादा है, माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a।
एक इक्वेशन ये दिख रही है, एक इक्वेशन आपको ये दिख रही है। टेंशन को चाहे तो इसके अंदर ले जाकर के रख दीजिए, तो क्या होगा भाई, टेंशन को रखते के साथ ही, तो ये देखिए टी को राइट साइड ले जाते हैं, टी आ गया, ये टी उधर गया, इधर क्या बच जाएगा भाई, तो टी चला गया उधर, तो इधर बच जाएगा m2g माइनस m1a। टी इधर गया है और इसको इधर ले आया। अब इसमें से टी ले आइए रखते हैं, तो क्या मिल गया, m1a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1a। अग्रीड। मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो m1a, यहां से मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो m1a, ठीक, और ये m2 है, ये m2 है ना, ये m2 है, m1a इसको इधर लाएंगे तो प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2g। अब क्या करना है, a को कॉमन किया, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू m2 टाइम्स ऑफ g। फाइनली ये क्या मिल गया भाई, तो ये मिल गया m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। क्या मिल गया, a m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। ठीक है, इसी तरीके से मुझे टेंशन निकालना है, तो मुझे a के लिए कंपैरिजंस चाहिए होंगे। ठीक है, तो पहले चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख ले, क्योंकि मैं अभी a के लिए कंपैरिजंस निकालने वाला हूं। ठीक है, आइए, तो मैं अब इसको हटा देता हूं, अब a के लिए कंपेयर कर लेते हैं ताकि टेंशन निकल जाए। तो a के लिए कंपेयर करेंगे, तो इस फर्स्ट इक्वेशन से a इक्वल्स टू क्या दिख रहा है भाई, तो यहां से तो मुझे दिख रहा है m1 अपॉन में t। यहां से अगर a की बात करें तो क्या दिखेगा, ये दूसरे इक्वेशन से m2g माइनस t अपॉन m2 इज इक्वल्स टू a, यही दोनों आएगी। सेकेंड इक्वेशन से ये आएगी, फर्स्ट इक्वेशन से, ये दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो m1 अपॉन में t इज इक्वल्स टू m2g माइनस t अपॉन m2। ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हैं, एक और आसान काम करते हैं, रुकिए, एक आसान काम करता हूं मैं। आसान काम क्या करना है, देखिए आसान काम क्या करना है, t इक्वल्स टू क्या है भाई, m1 है ना, t इक्वल्स टू सीधे m1 है, इसमें वैल्यू ही पुट कर देता हूं, क्यों दोबारा उतनी लंबी चौड़ी मेहनत करूं। m1, a की वैल्यू अभी हमने क्या निकाला, m2 m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। हो गई बात खत्म। क्या बन गया ऊपर में भाई, तो ऊपर में बन गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। ये आ गई टेंशन की वैल्यू, है ना। ये वाला भी मेथड भी तो है ना, क्या दोबारा क्यों सॉल्व करूं, सीधे सीधे इक्वेशन में रख ही दिया, आंसर मिल गया। चलिए, तो मतलब अल्टीमेटली मुझे टेंशन भी मिल गई और यहां पर एक्सीलरेशन की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है भैया, यहां तक आगे बढ़ लिया जाए। अगली स्थिति, थर्ड स्थिति कह रहे उपरोक्त अवस्था के अनुसार ही इस अवस्था में, ये जो तीसरी स्थिति आप देख पा रहे हैं, एक स्लैंट हाइट पर, एक स्लैंट तिरछे हाइट पर रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, और इससे भी एक वही घिरने के जरिए एक दूसरा मास लटक रहा है, और ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन जो है वो इधर नीचे की तरफ दिख रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, यहां पर बात करें कि उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ही इस अवस्था में m1 द्रव्यमान एक चिकने नत तल पर रखा है तथा तल क्षैतिज के साथ में थीटा का कोण बना रहा है। तो इस अवस्था में हम कैलकुलेट कर लेते हैं अगेन टेंशन और एक्सीलरेशन को। तो चलिए इसके लिए एक स्कीमेटिक बनाते हैं एंड फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि भैया कैसे फोर्सेस रिजॉल्व होंगे। ठीक है ना, आइए, तो क्या काम करना होता है, हमें यह बात क्लियर है कि यहां पर ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, और ये हमारे पास में होगी, यहां कहीं पर पुली होगी। ठीक है, और हमें यहां पर रखना है एक ऑब्जेक्ट को, ये रह गया ऑब्जेक्ट। तो इस वस्तु पर मुझे कुछ बातें क्लियर है, क्या क्लियर है भाई, तो इस वस्तु पर नीचे की तरफ काम करता है कौन, mg, हमेशा ही नीचे की तरफ mg, और इस सतह के लंबवत जो काम करता है वो होता है रिएक्शन। तो दो बातें तो मैं इसके लिए बनाऊं कि भैया ये हो गया मेरा mg और ये है मेरा रिएक्शन। तो यहां पर ये इसके दो कंपोनेंट्स भी ब्रेक होंगे, किसके, mg के, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये क्षैतिज से, ध्यान से, ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, तो यहां पर भी ये कोण कितना होता है, थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट अब हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, तो mg sin थीटा। अब हम कंडीशन में आए तो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब इसमें एक डोरी ये बंधी हुई है, यहां पर ये है भैया पुली, और ये नीचे की तरफ आ रहा है।
यहां पे जो ऑब्जेक्ट लगा है m2, इसकी वजह से ये किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी इसमें जो मोशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, यानी ये जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। यही बात कर रहे हैं भाई। अब बारी बस इतनी सी है कि ये जो मास हमने लिया था वो m1 था, तो इसको m1, यहां पर भी m1 और ये भी m1 है ना, m1g रिएक्शन को भी r1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब नीचे की तरफ है तो इसमें टेंशन लगेगा T, यही टेंशन इसको इधर की तरफ खींच भी रहा होगा। अब इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है। क्या इक्वेशंस दिख रही हैं आपको? तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा है कि T टेंशन इसको इधर की तरफ खींच रहा है, T माइनस m1g साइन थीटा। ये जो है ये m1 है, ये m1 है, ये m1 है, तो m1g साइन थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई? तो m1 के, मतलब जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चल करके जा रहा है इसके बराबर हो गया, मतलब m1a के बराबर आ गया, चलेगा। अब इसी प्रकार से मुझे क्या काम करना है भाई? मुझे रिएक्शन मतलब r डैश के लिए, तो r1 इज इक्वल टू मुझे पता है क्या, m1g cos थीटा। ये r1 के लिए क्या है? m1g cos थीटा। अच्छा, अब रिजॉल्व करना आया तो आते हैं हम जरा यहां पे। तो क्या मुझे मिला है भाई? हमने अभी ये सॉल्व किया, t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल्स टू m1a, और दूसरा है m2g माइनस t इक्वल्स टू, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी बात करें, इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसको क्या कह सकते हैं आप? ये नीचे की तरफ आ रहा है तो m2g, मतलब अल्टीमेटली m2g माइनस टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा m2 है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको क्या करना है भाई? मुझे चाहिए एक्सीलरेशन और मुझे चाहिए टेंशन। तो जब मुझे एक्सीलरेशन चाहिए और टेंशन चाहिए तो क्या काम करता हूं भाई? सीधी बात है, देखिए इन दोनों से टेंशन को T इक्वल्स टू अगर लिखूंगा तो क्या होगा? m1a प्लस m1g साइन थीटा। सिंपल ना? T को ये रखा, इसको उधर भेज दिया, और यहां से मैं अगर T को इधर भेजूं तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2g माइनस m2a। ये T इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा और T इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, दोनों टेंशन ये, तो दोनों को इक्वेट कर दें। तो देखिए, अतः ये दोनों बराबर होने चाहिए। कौन से भाई? m1a प्लस m1g साइन थीटा, ये बराबर होना चाहिए हमारे m2g माइनस m2a के। अब मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, इसको इधर ले आ देता हूं, m1a प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1g साइन थीटा। अच्छा, इन दोनों से a को कॉमन कर लेंगे, क्या बच गया भाई? तो आपको बच गया m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन में हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, क्या बच गया भाई? तो m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, मतलब इस g को क्या कर सकते हैं आप? चाहे तो इसको कॉमन ले दीजिए सिंपली। देखिए अगली लाइन में जो लिखा है वहां वही कर देता हूं मैं। यहां पर m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन आपको दिख रहा है m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, चलेगा। ये आपको क्या मिल गया भाई? ये मिल गया आपको एक्सीलरेशन, लेकिन आपको टेंशन भी चाहिए। तो टेंशन निकालने के लिए क्या काम करना भाई? टेंशन निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, एक काम करता हूं, मेरे पास ये जो फॉर्म था ना, ये टेंशन वाला, ठीक है, ये सेकेंड वाला, चलिए यहीं पे करता हूं। ये जो आपको सेकेंड में आपको जो दिख रहा है टेंशन वाला है ना, T इक्वल्स टू क्या दिख रहा है आपको? m2g माइनस m2a। अगर मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पर रख दूं तो काम हो जाएगा क्या? तो देखिए यहां पर मैंने लिखा m2g माइनस m2, तो ऐसे क्या ऐसे है, यहां पर a की वैल्यू ले आकर के रखिए। a की वैल्यू क्या आई? ये आई आपकी m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। तो मतलब m2g इसमें भी आ गया और m2g इसमें भी आ रहा है। अगर इसको मैं बाहर कर दूं अल्टीमेटली, तो मुझे m2g को रख देना चाहिए बाहर, अंदर क्या बच जाएगा भाई? तो इस m2g की जगह पे बच गया 1 माइनस ये m2 और ये g तो बाहर आ चुका है, क्या बचा भाई? तो m2 माइनस m1 साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये बच गया,
ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी टेंशन की, ये वैल्यू आ गई कि इसकी टेंशन की। m2g को कॉमन कर लिया, 1 माइनस m2 माइनस m1 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करें भाई, तो इसको और अगर रिजॉल्व करते हैं, मतलब m1 m2 को अगर आप एलसीएम लेकर के और रिजॉल्व करते हैं इसको ओपन करके, तो m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां तक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं, और चाहे तो आगे भी रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, तो मतलब थर्ड केस भी आपको समझ में आया। हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था भाई, एक पुली में दोनों तरफ से लटका दिया। दूसरी केस में हमने क्या देखा था, तो भाई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था क्षैतिज, और घर्षण रहित क्षैतिज सरफेस, और एक नीचे ऑब्जेक्ट लटक रहा था। अभी यहां पे क्या मिला भाई, एक ऑब्लिक है, एक थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे ऑब्जेक्ट है और यहां पे मोशन हो रहा है। अब एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ लगा देता हूं इंक्लाइंड प्लेन, और तब काम करता हूं। मतलब मैं अभी कह रहा हूं ऐसी पुली, यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट और यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट इधर भी लटकाते हैं, एक ऑब्जेक्ट इधर। आइए चलिए मैं आता हूं कंडीशंस पे। देखिए फोर्थ कंडीशन, स्थिति फोर्थ, ये देखिए मैंने जो अभी आपको बात कर रहा था, एक इधर साइड भी लटक रहा है और एक इधर साइड भी, दो मासेस, मतलब दो मासेस इसमें हैं, और जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है m1 की डायरेक्शन में, मतलब इधर नीचे की तरफ। तो इसके लिए क्या कंडीशंस बनाऊं, तो मैं कहता हूं कि ये वाला सतह जो है ये अल्फा कोण पे, और ये वाला जो सतह है, दूसरा वाला सतह, वो बीटा कोण पे है। ठीक है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जरूरी नहीं कि बिल्कुल है ना बराबर ही कोण पर है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1, तो इस m1 के लिए और इधर साइड में m2, इनके लिए हम जरा कंडीशंस लिखते हैं, तब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की। तो हम अगर इसमें चलते हैं, जरा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पे मैं ऐसे तो ले लेता हूं, लेकिन ये चलेगा नहीं, ठीक है। ड्रॉ ही करना पड़ेगा भाई। आइए चलिए ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ये सरफेस ली है, ये हो गया मेरा बेस, और एक ये सरफेस ली है। मैंने दोनों अलग भी कर दिया, देखिए अल्फा और बीटा आपको अलग अलग यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं कि ये अल्फा एंगल के साथ में और ये मेरा बीटा एंगल के साथ, यहां पर मैंने लगाई हुई है एक पुली, और इस पे अब दो ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट तो इधर साइड में और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इधर साइड में, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली एक, ठीक है, इसके जरिए कनेक्टेड हो गया। अब क्या काम होता है भाई, तो इसमें आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट दिखा पहली फुर्सत में, तो इस पे नीचे की तरफ कार्यरत हो जाता है कौन, mg। नीचे की तरफ कौन कार्यरत हो गया, ये mg। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है m1g। अब m1g इधर में कनेक्ट हुआ, लेकिन मुझे पता है कि इसके सतह के लंबवत भी एक बल काम करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्शन। और मुझे जब ये m1g मिल गया, तो m1g ने मुझे कहा कि भैया मेरे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा इधर नीचे की तरफ और एक ये होगा। और ये दोनों कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये अगर थीटा था, ये अल्फा था, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। थीटा था तो थीटा हो रहा था, तो ये अल्फा हो गया। मतलब ये हो गया मेरा कौन, m1g cos अल्फा, अल्फा। और ये जो हो गया, ये हो गया मेरा कौन, m1g sin अल्फा। और मैं कह रहा हूं कि मोशन इधर ही हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में। ये r तो m1g cos अल्फा के बराबर होकर के बराबर हो जाता है, कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या होगा भाई, तो अब ये अल्टीमेटली क्या ट्रांसफर करेगा, जब इसको इधर आप खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें ट्रांसफर होगा टेंशन आपका, ये ट्रांसफर हो गया आपका टेंशन। अब यही टेंशन आपके इस वाले ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ होल्ड करके ले आ रहा है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर भी मुझे कुछ बातें पता है कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी नीचे की तरफ तुरंत जैसे ही ऑब्जेक्ट दिखा, इसके ऊपर नीचे कार्यरत हो जाएगा कौन, तो इस पे कार्यरत हो जाएगा m2g। लेकिन एक इसके परपेंडिकुलर, किसके सतह के लंबवत एक रिएक्शन भी काम करेगा। इसको हमने कह दिया ये है भैया, ये है मेरा रिएक्शन, R2 कह देता, इसको R1 कह लेता। अब इस केस में भी मुझे पता है कि इसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। ठीक है, एक कंपोनेंट किधर चलेगा भैया, तो एक कंपोनेंट आपका चलेगा ये एग्जैक्टली नीचे की तरफ, और एक कंपोनेंट ये चल रहा है। अब दोनों कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो क्या नेमिंग देंगे,
तो इसकी नेमिंग देनी पड़ेगी। ये जो नीचे चल रहा है ये है मेरा m2g साइन थीटा, और ये थीटा नहीं भाई, थीटा नहीं, ये बीटा है, और ये है मेरा m2g cos बीटा। अब मेरे को इसके लिए क्या लिखनी, इक्वेशंस लिखनी। आसान है भाई। आपको सबसे पहले एफबीडी, दोनों की एफबीडी हमने बना ली, फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके लिए हम इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। तो क्या काम करें, सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ठीक है, दोनों में ही, तो मुझे क्या क्या बातें समझ में आती है। पहले वाले ऑब्जेक्ट में मुझे समझ में आ रहा है भाई कि ऑब्जेक्ट इधर ही चल रहा है, तो मतलब कौन ज्यादा होगा, m1g साइन अल्फा ज्यादा है, टेंशन कम है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, तो m1a के बराबर। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट में ही हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, मतलब m1a के बराबर कौन, तो m1g साइन थीटा इसको नीचे खींच रहा था और टेंशन इसको ऊपर की तरफ रोक रहा था, तो m1g जितना लगा उसमें से टेंशन माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहां पे हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे। यहां पे आपको क्या मिला, टेंशन इसको ऊपर खींचा है, मतलब अल्टीमेटली इसमें एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा है, यानी टेंशन का मान ज्यादा है तो t माइनस, जो ज्यादा है उसको पहले लिखते हैं और उसमें से जो रोक रहा है उसको माइनस कर, जैसे m1g साइन अल्फा ज्यादा था तो इसमें से टेंशन को माइनस किया। अब यहां पे टेंशन ज्यादा है, माइनस कौन हो जाएगा, तो m2g साइन बीटा, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया भैया हमारा m2a के बराबर। ये भी ए एक्सीलरेशन से चलेगा, एक ही डोरी से बंधा है तो ए एक्सीलरेशन से। आपको फिर से वही चाहिए, कौन, टेंशन, और आपको चाहिए एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले मैं इसमें से कैलकुलेट करना चाहूंगा टेंशन। टेंशन अगर कैलकुलेट करेंगे, इसको राइट हैंड भेजिए, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, m1g साइन अल्फा, और ये इधर आ गया तो माइनस m1a इक्वेशन फर्स्ट। इसमें t चाहिए तो t को यहीं रखिए, बाकी को इधर भेज दीजिए, तो m2a प्लस m2g साइन बीटा। t अगर इसमें से बाहर कर लिया, जरा इन दोनों t को कंपेयर कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी भाई, मुझे मिल जाएगी a की वैल्यू। t को कंपेयर कर दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त होगा भाई, 1 तथा 2 से, तो आपको प्राप्त हो गया m1g साइन अल्फा माइनस m1a विच इज इक्वल्स टू m2a प्लस m2g साइन बीटा। मुझे a एक साइड में चाहिए तो इसको उधर ले चल लेते हैं। ठीक है, उधर लेकर के जाएंगे, मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा कहता हूं m1a प्लस m2a। ठीक है, ये इधर साइड में जाएगा, प्लस हो गया, और ये यहीं कहीं छोड़ देता हूं, मतलब m1g साइन अल्फा, और इसको लेकर के आते हैं तो माइनस m2g साइन बीटा। ठीक है, चलिए अब क्या काम करो भाई, a चाहिए था, a को रखा तो क्या बन गया आपका, ये बन गया m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा अपॉन में आ गया आपका m1 प्लस m2। ये आपका एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई, g टाइम्स ऑफ m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो दोनों में g जो दिख रहे हैं, इन दोनों को क्या कर दिया है, अगले स्टेप पे उठा करके कर देते हैं कॉमन, तो a इक्वल्स टू मुझे फाइनली क्या मिल गया, m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। ठीक है ना, चलेगा ना। अब क्या चाहिए मुझे चाहिए अब t। अब t अगर निकालना है तो क्या काम करूं, a को उठा करके किसी एक में पुट कर देता हूं, आसान काम है। ठीक है, किसमें चलूं, समीकरण 1 में ये जो एक दिख रहा है इसमें t का मान रखने पर, इसमें क्या कर देता हूं भाई, t का मान ले करके, सॉरी a का मान रखने पर, इसमें a का मान क्या कर देता हूं, रख देता हूं। अब जैसे इसमें a का मान रखूंगा क्या बन जाएगा मुझे, तो देखिए t माइनस m1g साइन अल्फा, अच्छा t इक्वल्स टू m1g साइन अल्फा माइनस m1a। नाउ m1g साइन अल्फा माइनस m1 टाइम्स ऑफ a, एक ही वैल्यू ये जो भी आपके सामने दिख रही है पूरा रखना पड़ेगी। क्या है भाई, तो ये है मेरा m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, तो यहीं पे रख देता हूं
m1 इंटू जी आखिरी में जो था उसको शुरू में लिख दिया, चलेगा ना। चलिए अब आपको दिख रहा है दोनों में क्या, दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। कौन भाई, m1g अगर आपने कॉमन कर लिया क्या बचा, तो साइन अल्फा माइनस m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी टी की। मतलब मैंने इसमें भी टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। ये सेम चीज m2g m1 माइनस साइन अल्फा m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2g साइन बीटा। तो मतलब हमारे पास t की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास a की भी वैल्यू आ गई। यानी इस कंडीशन में भी जब अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल्स पे ये इंक्लाइन थे, तब भी हमने कैलकुलेट क्या कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा टेंशन और हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ एंड अब जरा डिस्कस करते हैं। ये देखिए पूरे केसेस हमारे हो गए खत्म, ठीक है ना। चार जो पॉसिबल केसेस थे वो चारों पॉसिबल केसेस पुली और ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने कर लिया फिनिश। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं क्या भाई, छद्म बल को, स्यूडो फोर्स को। स्यूडो फोर्स का मतलब ही क्या होता है भाई, स्यूडो फोर्स का मतलब होता है कि एक तरीके का धोखा फोर्स है ना। स्यूडो का मतलब ये धोखा, झूठ, पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं। अब यहां पे जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, इससे शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है ना, और हम बढ़ेंगे छद्म बल की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, मतलब कहां पे इनर्शियल सिस्टम मान्य होता है और कहां पर इनर्शियल सिस्टम मान्य नहीं होता। चलिए हम जरा कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा तंत्र जो स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष या तो स्थिर हो या नियत वेग से गतिमान होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कांस्टेंट रेट से अगर उसमें चेंज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है, मतलब क्या, नियत वेग से चल रहा है, यानी चेंज हो ही नहीं रहा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग एक समान है या वो रुका हुआ है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि एक्सीलरेशन इन दोनों केस में कितना होगा, जीरो। त्वरण कितना होगा, जीरो। अगर कोई कांस्टेंट वेग से गतिमान है, मतलब उसका प्रारंभिक वेग बराबर है अंतिम वेग के, यानी एक्सीलरेशन इस केस में भी जीरो है। और अगर ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है, इसका मतलब है कि a = 0 है ही है। ऐसी परिस्थितियों में जो तंत्र होता है उसको कहते हैं हम भाई जड़त्वीय निर्देश तंत्र, मतलब इनर्शियल सिस्टम कहलाता है। लेकिन अगर इसमें चेंज हो रहा हो तो इनर्शियल सिस्टम नहीं कहलाएगा। अच्छा चलिए एक और कंडीशन जरा जड़त्वीय की पढ़ लेते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति का प्रथम नियम लागू होता है। मतलब जो इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ क्या है भाई, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो विरामावस्था है तो विरामावस्था में ही रहेगा, अगर वो गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगा, जब तक कि कोई उसमें असंतुलित बाह्य बल ना लगाई जाए। तो फर्स्ट लॉ वैलिड करता है। लेकिन अजड़त्वीय की बात करें तो त्वरित निर्देश तंत्र हो, मतलब आपके पास में ऐसा हो कि u और v का मान जो है, मैं ऐसा कहता हूं कि u इज नॉट इक्वल्स टू v हो, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हो। इसका मतलब क्या होगा भाई, एक्सीलरेशन आपकी एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक्सीलरेशन आपका, एक्सीलरेशन का कुछ ना कुछ मान आपको मिलेगा। एक्सीलरेशन का मान मे भी आपको पॉजिटिव मिले, मे भी आपको नेगेटिव मिले, लेकिन आपको त्वरण का कुछ ना कुछ मान मिल रहा है। अब अगर ऐसी कंडीशन आ गई जब आपको एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो मतलब वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि एक कार जस्ट स्टार्ट ही हुई है और वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाए जा रहे, तो वो जब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ाए चले जा रहे तब तक वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के पार्ट है। यहां पे फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं है, मतलब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वस्तु न्यूटन की गति के प्रथम नियम का पालन नहीं करता है। फर्स्ट लॉ यहां पे वैलिड है ही नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि एरोप्लेन अब जस्ट उड़ने ही वाली है, तो एरोप्लेन क्या कर रही होगी, एक्सीलरेट कर रही होगी खुद को ना, उस समय वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का पार्ट है, मतलब नॉन इनर्शियल सिस्टम है वो। ठीक है, इनर्शिया वैलिड नहीं है। जबकि अगर वही एरोप्लेन उड़ गई और अब उड़ रही है, मतलब एक सर्टेन हाइट उसने गेन कर लिया, अब वो चल रही है, मतलब ऑटो पायलट मोड पे अब डाल दिया भैया पायलट ने, मतलब वो अब उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ जाएगी। अब उस समय जड़त्वीय निर्देश तंत्र का पार्ट हो गया। लेकिन टेक ऑफ और अगर मैं कहूं लैंडिंग के समय पे वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। लेकिन जब हवा में उड़ रहा है एक समान वेग से, तब वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है।
क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और अब बात कर लेता हूं मैं अपने स्यूडो फोर्स की, है ना, छद्म बल की। क्या होता है स्यूडो फोर्स का मतलब? एक नॉर्मली मैं आपसे बात करूं तो ये काल्पनिक है, स्यूडो कह रहे ना धोखा फोर्स, ठीक है। चलो तो धोखा फोर्स का मतलब क्या है भाई? तो धोखा फोर्स कभी तभी काम होता है, देखिए यह एक काल्पनिक बल है जो त्वरित तंत्र के सभी गुणधर्मों पर लागू होता है, ठीक है। मतलब क्या है भाई? ये जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है इसमें यह वैलिड हो जाता है। और कैसा होता है, जरा एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, आप जरा समझ के बताना। कार चल रही है, अपन बैठे कार में, और कार जल्दी से लेफ्ट टर्न ले लिया, तो ऐसा करके चूं करके लेफ्ट लिया, और पूरे यात्री ऐसा राइट साइड में हो जाते हैं। भाई कार तो बाएं मुड़ रही है, यात्री किधर गया? राइट साइड में। अब यात्री के राइट साइड में जाने का क्या कारण है भाई? कार लेफ्ट साइड में मुड़ रही है, हमको लेफ्ट में जाना चाहिए था, तो समझ में आता है। राइट में चले जा रहे हैं तो कुछ तो लग रहा है हमारे ऊपर, वही है हमारे ऊपर स्यूडो फोर्स, वही हमारे पास छद्म फोर्स जो मेरे को बाहर की तरफ धकेल रही है। लगाया किसी ने नहीं, लेकिन मेरे ऊपर इफेक्टिव है, इसीलिए इसको स्यूडो कहते हैं। मतलब क्या भाई? ये झूठा, मतलब हमको इसकी कोई कंडीशंस नहीं दिख रही है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो अपनी तरफ लगा है। अब कार को बाएं मुड़ रहे हैं, आप दाहिने झुक रहे हैं, तो दाहिने की तरफ कोई खींच थोड़ी रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप दाहिने की तरफ झुक रहे हैं। अगर आप फिर भी दाहिने की तरफ झुक रहे हैं मतलब आपने स्यूडो फोर्स अप्लाई हो रहा है आपके ऊपर। अच्छा अगला बात करता हूं, यह जड़त्वीय प्रेक्षक द्वारा नहीं लगाया जाता है। यह जो जड़त्वीय प्रेक्षक है, मतलब जो इनर्शियल जो ऑब्जर्वर होगा उसके द्वारा नहीं लगाया जाता, यह वैसे नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के जरिए यह देखने को मिलता है। छद्म बल की दिशा निर्देश तंत्र के त्वरण की दिशा के विपरीत होती है जिस पर वस्तु उपस्थित होती है। मतलब छद्म बल हमेशा समझिए निर्देश तंत्र जो है, जैसे मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड में टर्न हो रहा है, लेकिन ये किधर लग रही है? उसके अपोजिट। मतलब जिधर वो ऑब्जेक्ट त्वरित हो रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे कार लेफ्ट मुड़ रही है तो उसका त्वरण लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन छद्म बल किधर लग रहा है? उसके बाहर साइड में लग रहा है, यानी हमेशा अपोजिट। यानी ऐसे 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 ये कार इधर की तरफ टर्न हो रही है, इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन, लेकिन ये किधर लगेगा? हमेशा अपोजिट लगता है, बाहर की तरफ लग रहा है। और छद्म बल का क्या है भाई? छद्म बल एक तरीके का परिमाण है, मतलब एक वैल्यू है, ये इसके पास एक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, और हमेशा उसकी दिशा क्या होगी? हमेशा उसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। किसके? जिधर निर्देश तंत्र काम कर रहा उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। चलेगा? इतनी सी बात समझ में आ गई। मतलब स्यूडो फोर्स के बारे में आपके पास जानकारी पहुंच गई। तो कैसे करेंगे हम स्यूडो फोर्स को कैलकुलेट? तो ये उसी के बराबर हुआ ना निर्देश तंत्र के। बस क्या करेंगे? एफपी मॉड्यूलस लगाया, क्योंकि ये विपरीत दिशा में थी, तो मॉड्यूलस लगा करके उसको हमने कवर अप कर दिया वो विपरीत दिशा वाले फैक्टर को। बल बराबर क्या होता है भाई? तो बल बराबर तो ये होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसका भी फॉर्मूला तो उसी के बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन मॉड्यूलस क्यों लगाया? नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने। मतलब m इक्वल्स टू क्या? वस्तु का द्रव्यमान, a मतलब निकाय का त्वरण। तभी तो कह रहे कि जो छद्म बल है वो परिमाण है, इसमें डायरेक्शन नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिमाण। तो परिमाण है तो मॉड लगा दिया हमने, ठीक। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि छद्म बल की दिशा तंत्र के त्वरण की दिशा के विपरीत होती है। यही तो बात कर रहा हूं कि ऋणात्मक नेगेटिव साइन उसमें अगर आता है तो क्या बता रहे? वो नेगेटिव नहीं है फोर्स, वो फोर्स रियल में लाई करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन के। यह क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में भी नहीं होता। अच्छा इसमें अगर कोई ये सोचे कि हो सकता है कि इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगा था, कार के ऊपर है ना, कार मुड़ रही थी सेंटर की तरफ, तो वो एक्शन फोर्स था, और उसका रिएक्शन क्या हो रहा था भाई? कि लोग जो बैठे थे वो दाहिने तरफ ऐसे शिफ्ट हो रहे थे। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं है भाई, ठीक है। और वैल्यू पता ही चल गया हमारा ma के बराबर ही आता है। चलिए जरा एक एग्जांपल की बात करते हैं, जरा समझते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास में, हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि माना एक गेंद गतिशील कार के घर्षण रहित फर्श पर लटक रही। क्या है भाई? एक कार चल रही है ना, एक कार, लो भैया ये रही कार, ठीक है। और इस कार में क्या हो रहा है? एक बॉल ऐसे फ्रीली यहां पे लटक रहा है। अब कार किधर चल रही है भाई? कार चल रही है आगे की तरफ, चलाते चलिए, ठीक। अब एक बात देखिए, लटक रही है तथा ब्रेक लगाए जाते हैं। जमीन पर खड़े हुए प्रेक्षक के सापेक्ष गेंद पर लगने वाला कुल बल 0 है, इसलिए वह गेंद को उसी वेग से जाते हुए देखेगा जिस वेग से ब्रेक लगाने से पूर्व जा रही थी। एक बात समझिए, यहां पे एक भैया खड़े हैं, प्रेक्षक महोदय, जरूर अपने कोई रिश्तेदार होंगे, है ना,
तभी तो इनको देखने की जल्दी है भैया, देखते रहते, रिश्तेदारों का काम क्या होता है, यही ना। चलो ये भाई साहब है ना, मुंह ऐसा टेढ़ा करके देख रहे, अरे भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब ये भाई साहब कार लेकर के जा रहे थे, इनने लगा दी ब्रेक, ब्रेक अप्लाई किया, मतलब आपका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मिल गया। अच्छा ब्रेक अप्लाई होगा तो होगा क्या, जरा एक बात समझिए। यहां पे जो भैया बैठे हैं, जो कार चला रहे थे, इनके बाजू में जो बैठे हैं, ये बॉल आके मुंह पे यार धपाक, क्यों? क्योंकि ब्रेक जैसे ही लगा, है ना, ब्रेक जैसे ही लगेगा, क्या आपको देखने को मिलेगा भाई, क्या मुंह पे आके धपाक होगा या नहीं होगा? तो मैं ऐसा कहता हूं कि जब ब्रेक लगेगा तो नहीं होगा। ब्रेक लगा, है ना, गाड़ी किधर किधर, पीछे की तरफ एक्सीलरेट हुई, तो ये बॉल किधर चला जाता, आगे की तरफ। अच्छा ये ऐसा आपने देखा है क्या? ये बॉल तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही लटका दिया, उसके मुंह पे ही आ रहा है। आपने वो देखा ना, हमारी गाड़ियों में जनरली वो जो मिरर होता है बीच में, ठीक है, पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है, उसमें हनुमान जी को लटका देते हैं, है ना, ऐसे हनुमान जी लटक रहे होता है, ऐसे 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 पहाड़ वहाड़ लेकर के ऐसे लटक रहे होते हैं। और क्या होता है भैया, ये हनुमान जी लटक रहे हैं, अब गाड़ी ने जैसे ही ब्रेक लिया तो हनुमान जी आगे चले गए, गाड़ी जैसी चलनी शुरू हुई हनुमान जी पीछे आ गए। देखा है ना आप सभी ने, मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा, बीच में जो ऐसा मिरर जो कार के बीच में ऐसा लगा होता है, यहां पे हम क्या कहते हैं, हम एक लटका देते हैं हनुमान जी, ऐसा लटक रहे होते हैं। या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें लटका सकते हैं, मैं तो ऐसे ही जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, क्योंकि वो उड़ते हुए हनुमान जी दिखते हैं वहां पे। बट हाँ ठीक है, उसकी जगह पे बहुत सारे लोग कुछ डिस्क विस्क टाइप की चीजें लटका देते हैं, कुछ लोग कुछ लॉकेट टाइप की चीजें लटका देते हैं, बहुत सारी, मतलब जिसको जो पसंद है ना। ठीक है, मैंने कुछ नहीं लटकाया मेरी गाड़ी में, है ना, साफ सुथरी गाड़ी, ठीक है। चलो क्या कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, इसलिए खैर आते मुद्दे पे। मुद्दा क्या कह रहा है, आपने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक जैसे अप्लाई करेंगे, ये किधर गया, आगे। ये बॉल आपको पता है, ये बॉल ये अंदर बैठे व्यक्ति के लिए आगे जा रहा है, लेकिन ये बाहर मुंह टेढ़ा करके ऐसे जो बैठे हैं, इनके लिए कुछ नहीं। ये देख रहे हैं कि भैया कार ने जैसे पीछे की तरफ रिटार्ड किया था, वैसे ही ये बॉल भी पीछे की तरफ है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आई, बॉल में कोई फोर्स नहीं लग रहा। किसके लिए, ये जो बाहर बैठे हैं इनके लिए, क्योंकि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र के पार्ट है, ये किसके इनर्शियल पार्ट है। इनर्शियल में ये लागू ही नहीं होता, किस में लागू होता, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में कौन है, अंदर बैठा आदमी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है भाई, ब्रेक अप्लाई हो रही है ना, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो नॉन इनर्शियल के लिए ये दिखेगा कि ये बॉल क्या हो रही है, ब्रेक अप्लाई हो रही है, तो ये आगे की तरफ जा रही है बॉल, लेकिन बाहर वाले व्यक्ति को नहीं दिख रहा। बाहर वाले व्यक्ति को क्या दिख रहा है, भैया जैसे कार रुक रही है वैसे वो बॉल भी रुक रही, इसको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई कि जो बाहर बैठा है उसको क्या प्रतीत हो रहा है, कुल बल शून्य, इसलिए वह गेंद को उसी वेग से जाते हुए देखेगा जिस वेग से ब्रेक लगाने से पहले बॉल जा रही थी, जबकि वह प्रेक्षक जो कार में है उसके सापेक्ष गेंद आगे की तरफ त्वरित हो गई, जबकि उस पर कुल बल शून्य। अब भैया ये मजेदार कहानी है ना, इस बॉल पे आपने कोई बल लगाया था क्या, नहीं, ये बॉल तो मेरी कार के साथ में चल रही थी, तो कार और बॉल दोनों एक ही वेलोसिटी से अगर चल रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा ना फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कार आगे की तरफ चल रही है, बॉल भी उसी में है, तो बॉल और कार दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, तो टेंडेंसी तो सेम रहनी चाहिए थी दोनों की। लेकिन क्या हो रहा है भाई, ये बॉल आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, और मुझे पता है कि इसमें बल कितना लग रहा है, जीरो, कोई बल नहीं लग रहा ना, कहां चेंज वेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बॉल आगे चली गई, तो इसका मतलब बल शून्य नहीं है। बॉल उस बैठे हुए यात्री के लिए क्या दिख रहा है, अंदर ही अंदर वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का पार्ट हो गया, क्योंकि कार ने ब्रेक लगाया है, कार अब स्लो हो रही है। अब कार की जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वो है, वो सेम नहीं है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी इसकी कम होने जा रही है, कार रुकने जा रही है। तो इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि यह बॉल आगे गई, मतलब इस गेंद का कार मतलब अजड़त्वीय निर्देश का पार्ट है। अजड़त्वीय के सापेक्ष त्वरण को समझाने के लिए आपको एक घर्षित बल की खोज करनी पड़ेगी, जिसका नाम है छद्म बल। मतलब आपको समझ में आया। अब वो आगे की तरफ क्यों गया भैया, तो वो आगे की तरफ जाने का एकमात्र कारण है कि उसके ऊपर बल काम कर रहा है, ये ऐसा शून्य नहीं है। और वो बल कौन है, वो है छद्म बल। कौन है, छद्म बल। छद्म बल का मतलब स्यूडो फोर्स, हमें पता नहीं चला, प्रतीत नहीं हुआ, दिखा नहीं, लेकिन वो वहां एग्जिस्ट कर रहा है, वहां लाई कर रहा है, ठीक है। और छद्म बल के कारण ही ये बॉल हमको आगे की तरफ जाते हुए दिख रही। किसको दिख रही है भाई, तो सिर्फ अजड़त्वीय निर्देश तंत्र वाले व्यक्ति को, बाहर वाले व्यक्ति को नहीं दिखेगा। ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये प्रैक्टिकली आप बाहर खड़े होकर के आप गाड़ी में ऐसा ब्रेक लगा करके देख सकते हैं। बस सुरक्षित करें, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करें, सुरक्षित करें,
ठीक है भाई, तो यहां पर मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि हमारा ये जो है पार्ट, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट हमारे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का ये पोर्शन अब यहीं पर हम करते हैं समाप्त। अगले पोर्शन के साथ में मिलेंगे जिसमें हमें अभी डिस्कस करनी है हमारे फ्रिक्शन को, ठीक है। अभी हमें उसमें बहुत सारी बातें करनी है, हमें उसमें अभी सर्कुलर मोशन की बात करनी है, हमें बात करनी है वहां पर क्या भाई अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की बात करनी है। अल्टीमेटली हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली लगता है कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने अंदर कंसीडर करता है, क्योंकि ये चैप्टर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी। ओवरऑल मैं कहता हूं तो मैकेनिक्स जो है हमारी फिजिक्स को अल्टीमेटली एक अलग रिप्रेजेंटेशन देता है, और मैकेनिक्स लगभग सभी, जैसे ही कोई फिजिक्स की बात करता है सामने वाले के दिमाग में तुरंत घूमता है वही टेंशन, फोर्स लगा रहा है, मोशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब मैकेनिक्स आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम इसको इतना डिस्क्रिप्टिवली आराम आराम से पूरा कवर अप कर रहे हैं ताकि आपको कभी भी कोई सा भी डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या ना आए। तो भाई इसी प्रकार से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, आपको बने रहना होता है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, एंड मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। क्या प्रोवाइड करते हैं भाई, तो आपको जैसा कि पता है कि ये इतने सारे डिनोमिनेशंस में डील करते हैं, दैट इज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम, या यूं कहूं ये सीबीएसई का मतलब एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स कंटेंट है। एनसीईआरटी सभी स्टेट बोर्ड्स, लगभग सभी स्टेट बोर्ड्स में एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, एंड अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, आप इस सेगमेंट में जाकर के अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट जैसे एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको नहीं घबराना है, तब भी आपके साथ में मैग्नेट ब्रेन्स बने हुए हैं, एंड आपको एक फ्री हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के साथ में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से, तब तो आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना, क्योंकि यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके ही बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका पूरा कोर्स कंटेंट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एंड जितने भी मटेरियल्स आपके स्टेट बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश वाले पोर्शन पे जा सकते हैं, और अंग्रेजी में अपनी सुधार ला सकते हैं, नए सिरे से सीख भी सकते हैं भाई। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके कोई भैया बहन दीदी कोई कर रहे हैं, दैट इज बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीएआईआईबी एंड जेएआईआईबी की, तो भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ में बने हुए हैं। एंड आप इस सेगमेंट पे जाइए, आपको यहां पर आपको फुल्ली कोर्सेस मिलेंगे, कंप्लीट कोर्सेस मिलेंगे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर आप बुक्स एंड ई बुक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक को फॉलो कीजिए, एंड आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जिनके लिए भी आप चाहते हैं भाई, आप ले सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स को भी। जिस तरीके से आप हमारे साथ में अभी बने हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, ऐसे ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं हमसे, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर आपके सुझाव हम तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक जल्दी पहुंच सकती है इन माध्यमों से। तो बने रहिए हमारे साथ, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिल रहे हैं हम अगले सेशन में इसी के अगले पार्ट के साथ में, जहां डील करने वाले हम और बहुत सारे टॉपिक्स को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।